हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कंपनी का गठन कैसे हुआ 1600 में, प्रेसिडेंसियों को अधिकार कैसे दिया गया 1726 में, कंपनी को रेगुलेट कैसे किया गया 1773 में, कंपनी के आय रेगुलेशन नियम में क्या सुधार किया गया वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से देखते हैं। कॉर्नवालिस को 1786 में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों का पावर दिया गया। फिर 1793 का अधिनियम आता है। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। अब 1813 का चार्टर एक्ट क्यों लाया गया था, सबसे बड़ा सवाल है। उसके पीछे यूरोप की थोड़ी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे 1764 में सूत काटने की मशीन का आविष्कार होता है। कौन करता है? जेम्स हारग्रीव्स। अब 1764 से लेके 1813 तक मशीनें इतनी ज़्यादा हो गई कि हर छोटे बड़े व्यापारी के पास सूत काटने की मशीन है। अब ये करेंगे क्या? कपड़ा बनाएंगे। ब्रिटिश इतना बड़ा मार्केट है नहीं कि ये पूरा कपड़ा अपना जितना उत्पादन कर रहे हैं उसको वहां पर सप्लाई कर पाए। इनको क्या चाहिए? एक नई बाजार। नई बाजार। अब बाजार के रूप में ये कहाँ जाएंगे? जहां एक कंपनी का शासन है। भारत में। भारत अब तक ये होता था कि औद्योगिक क्रांति से पहले भारत वस्तुओं की आपूर्ति करता था, वो चाहे मसाले हों, चाहे कपड़े हों, चाहे वो नील हो, चाहे वो सोरा हो, सबकी सप्लाई करता था। भारत सप्लायर था। लेकिन अब सप्लायर नहीं है भारत। अब इसको बाजार बनाना है। कारण ये है कि औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है वस्तुओं को, तो वस्तुओं को बेचने के लिए कोई बाजार चाहिए। तो ब्रिटिश के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो चीन के साथ जाता या तो वो भारत के साथ जाता। लेकिन भारत पे उसका नियंत्रण ज़्यादा था, इसलिए वो भारत के साथ जाने का प्रयास किया। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हुई कि आर्थिक संकट ब्रिटिश में कैसे आया। उस समय फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसने एक महाद्वीपीय व्यवस्था लेके आई और उसमें उसने ये कहा कि कोई भी ब्रिटिश जहाज जो वस्तुओं को लेके आती और जाती है, जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता है, वो यूरोप के किसी भी बंदरगाह पे नहीं रुकेंगे। इससे हुआ क्या कि वहाँ के जो व्यापारी व्यापार कर रहे थे ब्रिटिश के, उनको नुकसान होगा। वहाँ के उद्योगपतियों और व्यापारियों को नुकसान हुआ और वहाँ की सरकार वित्तीय संकट के चपेट में आ गई। इसको भी सुधार करना था। दूसरी चीज जो व्यापारियों और उद्योगपतियों पे सबसे ज्यादा प्रभाव डाली वो है मुक्त व्यापार का सिद्धांत। उस समय एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड का सिद्धांत दिया। फ्री व्यापार सिद्धांत होता क्या है कि सभी के लिए स्वतंत्र और समान व्यापार। आज भी आप देखते होंगे कि भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। तो यही चीज था कि वहाँ के व्यापारी ब्रिटिश संसद पे लगातार दबाव बना रहे थे कि हमें भी स्वतंत्रता ये होनी चाहिए कि हम अन्य बाजारों के साथ अपना व्यापार कर सके, खासकर भारत के साथ। सरकार पे ये भी एक दबाव बना था। इसका तो आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तो अपने व्यापारियों को बाजार देना था, तो नेपोलियन बोनापार्ट के सिस्टम को भी फेल करना था। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि जहाँ जहाँ पैसा आता है वहाँ ईसाई मशीनरियों का दबाव ज़्यादा होता है। आज भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसे वाली अगर कोई मिशनरी है तो वो ईसाई मिशनरी है। उस समय भी यही था
वहां का एक धार्मिक नेता था बिल्बर फोर्स। बिल्बर फोर्स एक उद्योगपति भी था। ये चाहता था कि भारत में ईसाई मिशनरियां जाएं, वहां अपने धर्म का प्रचार करें, अपनी संस्कृति का प्रचार करें, वहां के लोगों में अपनी संस्कृति का प्रभाव डालें। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कपड़ा उत्पादन कोई कर रहा है ब्रिटिश में, भारत में लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब ये कपड़े की जो स्टाइल होगी वो अलग होगी, यहाँ के लोगों की स्टाइल अलग होगी, पहनावा अलग होगा, तो ये लोग एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। जो भारत में लोग रह रहे हैं डायरेक्टली एक्सेप्ट थोड़ी कर लेंगे कि आप कपड़ा लेके आ रहे हैं और हम खरीद लेंगे। इनको ये समझाना पड़ेगा कि नहीं, इससे बेहतर ये है। इसी कारण ईसाई मिशनरियां आई कि वो साथ में धर्म का प्रचार भी कर रही थी और अपने संस्कृति का प्रभाव भी डाल रही थी, ताकि उनको मानसिक रूप से परिवर्तित किया जाए और वो सोचें कि हाँ, ब्रिटिश जो संस्कृति है या पश्चिमी संस्कृति है वो बेहतर है, तो वहाँ की वस्तुओं का उपभोग करना, वहाँ के कपड़ों को पहनना वो बेहतर होगा। ब्रिटिश साम्राज्य जो चौथा कारण रहा कि ब्रिटिश साम्राज्य एवं संप्रभुता का दावा करना। कैसे? बेलेजली की जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी, जिसके माध्यम से वो तंजौर, मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटका, अवध को सहायक संधि के माध्यम से मिला लिया था, तो साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था कंपनी का। अब कोई भी संसद ये नहीं चाहेगी कि एक कंपनी जो एक देश पे राज कर रही हो, वो कंपनी उस साम्राज्य की मालिक हो। वो हमेशा ये चाहेगी कि उस पूरे साम्राज्य पर उस संसद का नियंत्रण हो, उसके राजा का नियंत्रण हो। ये भी एक कारण था कि साम्राज्य बढ़ चुका था, जिस पर नियंत्रण संसद अपना चाहती थी, ना कि कोई कंपनी। उसी को देखते हुए चार्टर एक्ट 1813 लाया गया। उसमें जो पहला प्रावधान क्या किया गया? पहला प्रावधान ये था कि मोनोपोली एकाधिकार, जो व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी का, वो खत्म कर दिया गया। अब एकाधिकार खत्म है, मतलब अब बाजार सबके लिए खुला है, चाहे वो कोई भी व्यापारी हो ब्रिटिश का, वो सबके लिए बाजार खुला है। अब हर कोई आएगा, अपना जो है कपड़ा बेचेगा, अपनी वस्तु बेचेगा और यहाँ से मुनाफा लेगा और चला जाएगा। लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा। क्यों? चाय के साथ व्यापार इसलिए बना रहा कि जो सबसे ज्यादा राजस्व आता था वो चाय से ही आता था। एक ऐसी वस्तु थी कि जो सबसे ज्यादा राजस्व देती थी, इसलिए चाय को छोड़ दिए, चाय के को नहीं खत्म किए। चीन के साथ इसलिए छोड़ दिया गया कि अगर भारत में जो नियम बदला है उसके कारण से अगर कोई भी घाटा होता है व्यापार में, तो उसको चीन से कवर किया जा सके, चीन से उसकी भरपाई की जा सके। इसलिए चीन और चाय दोनों को छोड़ा गया। मतलब वो अपनी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रख के ब्रिटिश संसद ने इस व्यवस्था को छोड़ा था कि चीन और चाय के साथ एकाधिकार बना रहेगा। अब एजुकेशन, अब इसको यहाँ से रिलेट करिए कि ईसाई मिशनरी आ रही है। अगर ईसाई मिशनरी आ रही है, वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाह रही है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसे? उसको किसी की मानसिकता को बदलने के लिए उसको अपने अनुरूप अगर आप शिक्षा देंगे तो उसकी विचारधारा को बदलना आसान होगा। इसीलिए एजुकेशन पे 1 लाख रुपया, शिक्षा पे 1 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया। अगर पश्चिमी शिक्षा, जिसे आज आधुनिक शिक्षा कहा जाता है, उसका जो है, अगर ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ही एजुकेशन आया, एजुकेशन पर 1 लाख का बजट आया था। अब शिक्षा कौन होगी? पश्चिमी शिक्षा। जो पश्चिमी शिक्षा लेंगे तो मानसिक बदलाव होगा, मानसिक बदलाव होगा तो इनको अपने संस्कृति का प्रभाव डालने में आसानी होगी। ईसाई मिशनरियां भारत में आ गई। जो यहाँ दबाव बन रहा था कि नहीं हमें जाना है, वो यहाँ आ गई। ब्रिटिश संप्रभुता की घोषणा। साम्राज्य इतना बड़ा था कि ब्रिटिश संसद नहीं चाहती थी कि इतने बड़े साम्राज्य पर एक कंपनी का नियंत्रण हो, तो संसद ने घोषणा किया कि ब्रिटिश जो भारत में कंपनी का आधिपत्य क्षेत्र है, अब वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है। उसकी सारी संप्रभुता ब्रिटिश क्राउन की है, ब्रिटिश राजा की है। एक चीज और किया गया है कि जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं थीं,
वो अपने क्षेत्र में अपने अनुसार कर लगा सकती थी। ये अधिकार क्यों दिया गया? दिया ये गया था कि व्यापार पे एकाधिकार खत्म हो गया है। अगर एकाधिकार खत्म है तो जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो एक क्षेत्रीय रूप में काम कर रही हैं, उनको राजस्व कहाँ से आएगा? तो उनको ये अधिकार दिया गया कि नहीं, आप अपने क्षेत्र में कर लगाइए और उसको वसूलिए। अगर कोई नहीं देता है तो उसे आप दंड भी दे सकते हैं। जो पांचवा सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया वो ये था कि तीनों प्रेसिडेंसी, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो कोलकाता हो, कोई भी प्रेसिडेंसी हो, कोई भी नया नियम बनाती है, उस नियम को ब्रिटिश संसद से अनुमोदन करवाना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अप्रत्यक्ष नियंत्रण संसद का हो गया। मान लीजिए यहाँ की प्रेसिडेंसी, यहाँ की प्रेसिडेंसी, यहाँ की, तीनों कोई नियम बनाते हैं। अब तक संसद रेगुलेट करता था कि नियम ऐसे बनाना है, रेगुलेट करता था। लेकिन अब क्या हुआ 1813 वाले अधिनियम में कि संसद का अनुमोदन अनिवार्य हो गया। संसद का अनुमोदन अनिवार्य हो गया। अब इस पे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो संसद का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। संसद का कंपनी पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अब कंपनी अब आ गई एक मैनेजर की भूमिका में, प्रतिनिधि हो गई। कंपनी अब कोई स्वायत्त फैसला नहीं ले सकती है। अगर कोई फैसला लेती है तो ब्रिटिश संसद से उसको अनुमोदन कराया जाएगा, तभी वो नियम माना जाएगा। अगर ब्रिटिश संसद को लगता है कि नियम सही है तो ब्रिटिश संसद अनुमोदन करेगा। ब्रिटिश संसद को लगता है कि जो है नियम सही नहीं है तो वो अनुमोदन नहीं करेगा। नियंत्रण यहीं से बनना शुरू हुआ कि जिसका प्रभाव आप 1833 के अधिनियम चार्टर एक्ट में देखेंगे कि शक्ति का केंद्रीकरण कैसे होता है जो है, और बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कैसे बनता है। अब देखते हैं कि अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा। पहली चीज तो ये ध्यान दीजिए कि पढ़ते समय इस चीज को ध्यान रखें कि हर लाइन एक क्वेश्चन है। मान लीजिए आप एक एग्जामिनर हैं और आपको प्रश्न पत्र बनाना है, आपसे कहा जाए कि आप 10 प्रश्न बताइए, ये एक टॉपिक है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे? आपके पास 10-20 लाइन है एक टॉपिक में, उसको बनना आप कैसे देखेंगे, कैसे बनाएंगे? अब यहाँ जैसे देखिए कि मोनोपोली एकाधिकार खत्म किया गया। अब ये पूछा जा सकता है कैसे खत्म किया गया? चार्टर 1813 से, 33 से या 93 से, किससे खत्म किया गया? इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे में उसको पलट के कर लीजिए। 1813 का चार्टर एक्ट दिया हुआ है कि चार्टर 1813 है, 4 विकल्प दिया गया है, उसमें दिया गया है कि इसमें से क्या खत्म कर दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि आपको इसमें से 4 विकल्प दे दिए, एकाधिकार की समाप्ति, एजुकेशन पे 1 लाख की घोषणा, ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश और अन्य कोई। अब इस चारों में से कौन सही है? चारों सही, तीनों सही है कि एक सही है या 2 सही है, वो विकल्प के अनुसार आपको देगा। या इन 3 ऑप्शन को दे देता है कि ब्रिटिश संप्रभुता में जो है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की ब्रिटिश क्राउन संप्रभुता की घोषणा कब की गई, उसमें भी अधिनियम पूछा जा सकता है कि हाँ किस अधिनियम में किया गया। या अधिनियम देके फिर वही विकल्प पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो आप कोशिश करें कि जो भी लाइन पढ़ें उसको 2 तरीके से, एक बार लाइन को क्वेश्चन बना दीजिए, उसके बाद जो आंसर आता है उस आंसर को क्वेश्चन बना दीजिए, उससे आपका 2 चीज तैयार हो जाएगा।